नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की हमारी क्लास जो है कल की अगली सीक्वेंस है, माने कल जो हम क्लास लिए थे मुगल चित्रकला पर, उसी का अगला पार्ट आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था मुगल चित्रकला का जन्म कैसे होता है, किसके द्वारा हिंदुस्तान में चित्रकला हुआ मुगल सल्तनत में, ठीक है, उसका स्वरूप क्या था, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या थी, और हुमायूं के काल में चित्रकला के डेवलपमेंट को हमने दिखाया था। ठीक है, आज हमारा जो पूरा फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि अकबर के समय और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन चार बादशाहों ने चित्रकला को किस रूप में आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है, या इनकी चित्रकला में क्या रुचि रही, या चित्रकला के लिए इनका योगदान किस तरीके का रहा मुगल सल्तनत में, उस बात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए फटाफट जो है जल्द से जल्द, और हम क्लास कंटिन्यू करते हैं मित्रों। तो आज हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी किससे? अकबर से। ठीक है, तो आज क्लास की शुरुआत होगी अकबर के काल की चित्रकला से। इसमें जितने भी नए बच्चे अगर जुड़े हुए हैं क्लास से, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि आज की क्लास को अगर समझना है तो कल की क्लास वो जरूर देखेंगे। ठीक है, यानी कल जो पहली क्लास हमने मुगल चित्रकला पर लिया है, उस क्लास को देखने के बाद ही आज की क्लास को पढ़ें, तभी उनको समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये जरूर आप करिएगा। चलिए, अब हम देखेंगे अकबर के काल में चित्रकला। अकबर के काल में चित्रकला। अकबर के काल में चित्रकला। देखिए, कहा जाता है कि अकबर एक महान शासक के रूप में गिना जाता है। कहा जाता है प्राचीन इतिहास में जो महानता अशोक ने अर्जित किया था, वही महानता मुगल काल में अकबर ने अर्जित किया था। तो किसी भी बादशाह को या किसी भी राजा को महान तब कहा जाता है जब उसकी नीतियां कहीं न कहीं उसकी जनता के लिए क्या हो, बेहतर हो। यानी उसमें हम उसकी राजनीतिक नीति, उसकी धार्मिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, ये सारी नीतियों को हम देखते हैं कि क्या उसकी नीतियां कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष थी, या जनता के लिए वो नीतियां यूजफुल थी, या वह कट्टर बादशाह तो नहीं था। तो ओवरऑल हम नीतियों के आधार पर ही हम किसी भी बादशाह की महानता को दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर भी एक महान शासक के रूप में गिना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण उसकी धार्मिक नीति है। ठीक है, और आप देखते हैं कि अकबर एक मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद भी हिंदू धर्म को भी उतना ही महत्व दिया जितना उसने इस्लाम को दिया। ठीक, भले ही उसको इस्लामिक माने इस्लाम के जो धर्मगुरु थे उनके द्वारा भले ही अकबर के विरुद्ध कठोर निर्णय लिए गए, यहाँ तक कि जौनपुर के एक खलीफा ने इनके खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया था, तो कहीं न कहीं अकबर को अपने इस्लामिक धर्मगुरुओं से विरोध झेलना पड़ा। लेकिन अकबर कभी भी अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया। एक सहिष्णुतापूर्वक नीति का इसने क्या किया? प्रतिपादन किया। तो कहा जाता है कि अगर चित्रकला जो है राज्य संरक्षित है, या बादशाह के द्वारा चित्रकला को पारितोषिक दिया जा रहा है, या चित्रकला को बादशाह के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, तो उस पर बादशाह का प्रभाव भी दिखता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप अगर कोई किताब लिखते हो तो आपकी विचारधारा का आउटपुट उस किताब में कहीं न कहीं आपको दिखाई देता है, आपकी विचारधारा उस लेखनी में झलकती है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं अकबर की नीतियों की। कहा जाता है अकबर के काल में चित्रकला का जो डेवलपमेंट हुआ, वह चित्रकला कहीं न कहीं अकबर की विचारधारा से क्या थी? प्रभावित थी। क्योंकि अकबर एक सहिष्णुतात्मक बादशाह है जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है, एक सहिष्णु नीति का प्रतिपादन करता है, और इसीलिए इसकी चित्रकला पर भी ये प्रभाव दिखाई देता है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के काल में सबसे पहली बार चित्रकला को धार्मिक विषयों से मुक्त किया गया। यानी अब तक कहीं न कहीं चित्रकला पर धर्म का जो प्रभाव दिखाई दे रहा था, वह अकबर के समय आकर पूरी तरह क्या हो गया? मुक्त हो गया। यानी अब चित्रकला कैसी हो गई? धर्मनिरपेक्ष हो गई। अब चित्रकला कैसी हो गई? धर्मनिरपेक्ष। यानी इसको ऐसे कहिएगा, चित्रकला पर धर्म का प्रभाव क्या हो गया? चित्रकला धर्म से मुक्त हो गई,
यानी अब चित्रकला में धार्मिक विषयों का चित्रांकन नहीं किया जाता था, धर्म से मुक्त हो गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। इसी को हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। यानी कहने का तात्पर्य है कि मुगल कालीन चित्रकला ने अपना धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कब अपनाया? अकबर के समय अपनाया। और इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष इसलिए हुआ क्योंकि अकबर की जो विचारधारा है, जो नीति है, वो कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं अकबर अपने शासनकाल में इसने क्या किया कि चित्रकला के विकास के लिए चित्रकला को संस्थागत स्वरूप दिया। इसने चित्रकला के विकास के लिए चित्रकला को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। संस्थागत स्वरूप का मतलब होता है कि इसको एक विभाग बनाना। इसको क्या करना? विभाग बनाना। और इसने चित्रशाला विभाग निर्मित किया। इसने चित्रशाला विभाग निर्मित किया। अब देखिए, कहते हैं कि जैसे आज की डेट में आप देखिए कि जब आपके देश में कोई एक क्षेत्र जो है अविकसित होता है या विकास की प्रक्रिया में बहुत पीछे होता है, तो उसके नाम से एक अलग मंत्रालय बना दिया जाता है, ठीक, और एक अलग मंत्री बना दिया जाता है जो स्पेशली उस पर फोकस करता है, उस एरिया पर फोकस करता है, उसके डेवलपमेंट का प्रयास करता है। उसी तरह चित्रकला के विकास को संस्थागत स्वरूप देने के लिए कि ताकि चित्रकला अस्थायी रूप से विकसित हो, अकबर ने पहली बार चित्रशाला विभाग की क्या किया? स्थापना किया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया? उसने अब्दुस समद को। इसका अध्यक्ष कौन था? अब्दुस समद। इसका अध्यक्ष था अब्दुस समद। ठीक है। अब देखिए, एक तो विभाग के द्वारा बनाया गया, तो विभाग तो ये राज्य के संरक्षण में है ना, ये चित्रशाला विभाग किसके संरक्षण में है? राज्य के संरक्षण में है। लेकिन अकबर यहीं तक नहीं रुका। कहा जाता है कि अकबर ने जहां पर चित्रकला के विकास के लिए उसको संस्थागत स्वरूप दिया, वहीं दूसरी तरफ अकबर ने क्या किया कि चित्रकला को शिक्षा पद्धति में शामिल किया। यानी आने वाली जो जनरेशन थी, यानी अब ये चित्रकला जो है वो जनता के बीच भी जाना शुरू करती है, तो उसके लिए अकबर ने क्या किया कि अब जो है इस चित्रकला को इसने क्या किया? एक विषय बना दिया, शिक्षा का एक विषय बना दिया। और इसके लिए इसने चित्रशाला विद्यालय की क्या किया? स्थापना किया। चित्रशाला विद्यालय की स्थापना किया। यानी चित्रकला अब जो है क्या हो गई? अब शिक्षा का विषय हो गई। तो इसका क्या प्रभाव है? यानी जब चित्रशाला विद्यालय की स्थापना होगी तो ये कहीं न कहीं विद्यार्थियों के बीच में जाएगी ना, और विद्यार्थियों से यह चित्रशाला धीरे धीरे जनता के बीच में क्या होगी? प्रसारित होगी। उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि मैकाले विधि सदस्य था 1833 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों के समय, और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कहा था कि हम सबको शिक्षित नहीं कर सकते। ठीक, उसने कहा था कि हम कुछ लोगों को ही शिक्षित कर सकते हैं, और शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत उसने लागू किया था। यानी उसके कहने का मतलब था कि हम ऊपर के कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे और वो अपने निचले तबके के लोगों को शिक्षित करेंगे, और धीरे धीरे इस तरह शिक्षा जो है निचले स्तर तक पहुंचेगी, जिसको निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। तो अकबर ने अपने काल में चित्रशाला विद्यालय की स्थापना करके, ठीक है, कहा जाता है कि यहां पर विद्यार्थियों के माध्यम से इस चित्रकला के ज्ञान को एक सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया। यानी इसको एक आम विषय चित्रकला को जनता के बीच ले जाने का जो योगदान है वो आप अकबर को दे सकते हैं। ठीक है। तो अकबर के समय अगर चित्रकला को देखें तो कहा जाता है अकबर के समय कुल कितने चित्रकार थे? 17। अकबर के समय कुल कितने चित्रकार थे? 17, जिसमें 13 हिंदू चित्रकार थे। इसमें कितने चित्रकार जो है हिंदू थे? तो 13 जो है हिंदू चित्रकार थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कितने चित्रकार हिंदू थे। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है, एक है दशवंत और दूसरा है बसावन। दशवंत और बसावन।
ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि अकबर के समय कुल कितने चित्रकार थे? 13 चित्रकार थे। इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। एक आपका दशवंत है और दूसरा आपका बसावन है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। ठीक है। देखिए, बसावन और दशवंत की चर्चा हम अभी आगे करेंगे, लेकिन इनके समय अन्य चित्रकारों के नाम भी हम लिखना चाह रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो अन्य चित्रकार है उसमें आपका जो है एक है मिस्किन, मिस्किन है, जनार्दन है। देखिए, इसमें जो मिस्किन है ये विदेशी चित्रों का निर्माण करता है। ठीक है, विदेशी चित्रों का निर्माण करने वाला कौन है? मिस्किन है। लेकिन कहा जाता है कि इसका चित्र उतना फेमस नहीं है मिस्किन का, जितना फेमस एक अन्य चित्रकार थे जिनका नाम था फारूक बेग। ठीक, उन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनाए थे जिनकी चर्चा हम आगे आप करेंगे। तो फारूक बेग का चित्र काफी महत्वपूर्ण है, उनको भी एक बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो यहां पर मिस्किन, जनार्दन और इसके बाद आप अगर लिखना चाहते हैं तो फारूक बेग को लिख लीजिए। फारूक बेग। एक अन्य नाम है भगवान। देखिए, ये नाम भी आप याद रखिए, भगवान जो है। इसके बाद अगर नोट करना आपको तो आप तारानाथ को नोट कर सकते हैं, तारानाथ। ठीक है, ये अन्य चित्रकारों के नाम हैं जिनको मुझे लगता है कि नहीं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक और नोट कर लीजिएगा, सूरदास। सूरदास वो सूरदास नहीं जो कवि सूरदास हैं, ये सूरदास चित्रकार है। ठीक है, दो चित्रकार थे, एक केशु थे, एक सूरदास थे। इनको भी आप नोट कर लीजिए, केशु और सूरदास। ये अन्य चित्रकार हैं जिनको महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं अकबर के समय। ठीक है, और दो ये हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देने चल रहे हैं। ठीक है, तो इनके नामों को नोट कर लीजिए और हम चर्चा करते हैं अब जो है आपके मूल रूप से किसके बारे में? दशवंत के बारे में, जो एक कहार जात से था, एक निम्न जात से था। कहा जाता है कि अकबर ने अपने समय एक तो बसावन, दूसरा लाल और तीसरा मसूद और मिस्किन, चार थे। माने बसावन, लाल, मसूद और मिस्किन। देखिए, इसमें नहीं है वो बसावन, लाल, मसूद और मिस्किन। ये चारों के नाम हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो 17 आपके टोटल हैं, ये 17 टोटल हैं। 17 में 13 हिंदू हैं, लेकिन उस 17 में ये जो चार हैं, ये जो चार हैं अकबर के समय, यही चार जो है उस्ताद का पद प्राप्त किए थे। उस्ताद का पद जो है, अब आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये उस्ताद का पद किसे दिया जाता था। ये उस्ताद का पद जो है बादशाह की तरफ से चित्रकारों को दिया जाता था। ठीक है, बादशाह की तरफ से चित्रकारों को दिया जाता था। इसमें से एक चित्रकार जो है फारूक बेग, ये विदेशी चित्रकार है। ये कैसा चित्रकार है? ये विदेशी चित्रकार है, ये विदेशी चित्रकार है। ठीक है, तो ये चार ऐसे चित्रकार थे अकबर के समय जिनको हम जो है क्या उन सा पद दिए थे, इनको जो है उस्ताद का पद दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा दशवंत के विषय में हम डिटेल जानकारी देते हैं आपको कि दशवंत का क्या इंपॉर्टेंस है और दशवंत क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ये अकबर के समय का चित्रकार है मित्रों, दशवंत। दशवंत एक बड़ी सामान्य सी जात में पैदा हुआ था। ये जात का कहार जात का था। ये किस जात का है? ये कहार जात का है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि आदमी की जो गुणवत्ता होती है वो कभी कभी उसके जात को नगण्य बना देती है। ठीक है,
आदमी का कर्म ही उसके सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ी धरोहर होता है। आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको सामाजिक सम्मान प्राप्त हो सकता है। और ऐसा करके दशवंत ने क्या किया, दिखाया। कहा जाता है कि ये अकबर का चहेता था। दशवंत जो है ये अकबर का चहेता था और इसने इतनी बारीकियों से चित्र का निर्माण किया था कि अकबर उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था। कहा जाता है अकबर इससे इतना प्रभावित था कि इसे अपनी टकसाल का दरोगा भी बनाया था। ये अकबर के समय टकसाल के दरोगा के पद पर भी था, 2 पदों पर था। यानी आप कह सकते हैं कि दोहरे लाभ के पद की संकल्पना मुगल काल में आपको दिखाई दे देगी। हालांकि गुप्त काल में भी दोहरे लाभ के पद की संकल्पना दिखाई देती है। दोहरे लाभ के पद की संकल्पना का मतलब होता है मित्रों कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक पदों पर हो और दोनों पदों का उसे लाभ मिले, इसे कहा जाता है दोहरे लाभ का पद। और आप जानते हैं कि वर्तमान में जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो कलाम साहब के समय इस दोहरे लाभ के पद के विरुद्ध विधेयक लाया गया था, लेकिन सभी सांसद वहां एक हो गए थे और इस विधेयक को उन्होंने पारित नहीं होने दिया। यानी जहां पर उनके हित की बात आती है वहां पर पार्टियां सब क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा सब एक हो जाती हैं। ये हम और आप हैं जो जाति और पार्टीगत आधार पर क्या है, बटे हुए हैं। और अगर हम बटे नहीं रहेंगे तो हम राजनीतिक रूप से कठपुतली का काम कैसे करेंगे नेताओं के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो दशवंत को टकसाल के दरोगा का पद भी अकबर ने दिया था और कहा जाता है ये अकबर इसकी चित्रकारी की बारीकियों से बेहद प्रसन्न होता था। कहा जाता है अकबर ने इससे इतना खुश हुआ था कि इसे मुगल साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार बना दिया था। इसे जो है अकबर ने मुगल साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार, मुगल साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार बनाया। देखिए कहा जाता है दशवंत की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार बनाया। लेकिन कहा जाता है इसका जो प्रबल प्रतिद्वंदी था वो कौन था, बसावन। ये दो ही सबसे महत्वपूर्ण थे। कहा जाता है कि बसावन और दशवंत में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा करता था, क्योंकि दोनों बड़े ही उम्दा चित्रकार थे और दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा होता था, ठीक है। कहते हैं कि जो दशवंत है, दशवंत जो था ये कहीं न कहीं बसावन से थोड़ा 20 पड़ता था। बसावन से थोड़ा क्या है, 20 है। कहा जाता है कि इसने अपने समय, अकबर के समय, कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारियां की थी। जैसे रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद था, रज़्मनामा की चित्रकारी किसने किया, दशवंत ने किया। इसके बाद खानदान तैमूरिया जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, तैमूर खानदान से लेकर मुगल तक जो है। आपको याद होगा तैमूरी खानदुनिया, जब मैंने मिर्जा गालिब को पढ़ाया था तो वहां मैंने चर्चा किया था इस पुस्तक की, खानदान तैमूरिया। इसकी चित्रकारी का काम भी किसने किया है, दशवंत ने। तो यानी दशवंत ने कौन कौन से ग्रंथों के चित्र बनाए हैं, तो पहला ग्रंथ उसमें आता है रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज़्मनामा का चित्र बनाया था। दूसरा खानदान तैमूरिया, खानदान तैमूरिया, खानदान तैमूरिया, इसका चित्र भी इसके द्वारा बनाया गया। एक तीसरा ग्रंथ भी नोट कर लीजिएगा, तीसरा ग्रंथ है तूतीनामा, तूतीनामा। इसका चित्र भी किसके द्वारा बनाया गया, दशवंत के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो दशवंत इन चित्रों के निर्माण का योगदान दिया था, यानी उसी के समय इन चित्रों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये कम से कम आप याद रखिएगा कि दशवंत ने किन किन चित्रों का निर्माण किया, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, बसावन की। बसावन के बारे में जरा चर्चा करते हैं। देखिए बसावन जो है ये बहुत ही फेमस छवि चित्रकार था। ये अपनी छवि चित्रकारी के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। ये अपनी छवि चित्रकारी के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। छवि माने जानते हैं, छवि माने रूप, यानी आपकी परछाई जो होती है। कहते हैं कि जो बसावन था, बसावन छवि चित्रकारी के लिए फेमस हुआ करता था। इसने कुछ ऐसे चित्र बनाए थे जो
इसको कहीं ना कहीं आप कहें तो इसके माने कला के रूप में इसको अमर कर दिए। कुछ ऐसे चित्र इसने बनाए थे। और अगर हम यूरोपीय शैली की बात करें तो कहा जाता है यूरोपीय शैली के चित्रकारों में सबसे फेमस चित्रकार ये था। एक बात इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यूरोपीय शैली के चित्रकारों में, यानी कहने का मतलब है कि अकबर के समय आपको याद है कि यूरोपीय शैली को शामिल कर लिया गया था मुगल चित्रकारी में, और उस यूरोपीय शैली का सबसे बेहतर जानकार, यूरोपीय शैली का सबसे बेहतर जानकार कौन था? बसावन था। हालांकि अन्य लोग भी थे, फारूक बेग भी था। यूरोपीय शैली का सबसे बेहतर जानकार कौन था? बसावन था। और ये यूरोपीय शैली मुगल चित्रकला में कब शामिल हुई? अकबर के समय शामिल हुई थी। कहते हैं कि बसावन के जो चित्र हैं वही इसके लिए बहुत फेमस है। इसने किन किन चित्रों का निर्माण किया? उसमें सबसे फेमस जो चित्र है मित्रों, वो एक कृषकाय घोड़े, माने एक थके हुए घोड़े के साथ एक मजनू का चित्र। कृषकाय घोड़े यानी पहला चित्र इनका देखिए, कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र। कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र, ये याद रखिएगा आप लोग। मजनू माने आप समझते हैं, और मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे मजनू माने क्या होता है। ठीक है, कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र जो है ये बसावन के देन है। इसके बाद एक चित्र इसने इस तरह से बनाया है कि उसके सिर पर एक स्त्री माने एक दैत्य का चित्र है। अक्सर क्या होता है कि राक्षसों के चित्र सामान्यतः नहीं बनाए जाते। पहला इसने ऐसा चित्र बनाया है जो दैत्य का चित्र है, और उसके सिर पर एक स्त्री क्या है? खड़ी है। एक दैत्य का चित्र है और उस चित्र के ऊपर एक स्त्री क्या है? खड़ी हुई है। तो ये चित्र बड़ी चर्चा का विषय रहा है जो बसावन के द्वारा बनाया गया है। एक दैत्य के ऊपर खड़ी स्त्री का चित्र। एक दैत्य के ऊपर खड़ी स्त्री का चित्र, ये बहुत ही फेमस चित्र है। तो ये चित्र जो है बसावन के द्वारा निर्मित किए गए मित्रों। ठीक है, तो आप जो है अभी जितने भी नाम मैं ले रहा हूं ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये चित्र जो है आपसे पूछे जाते हैं। केवल नाम ऐसे चित्र का नाम लिख देगा, पूछेगा कि ये चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको वहां बताना पड़ जाएगा कि नहीं किसके द्वारा बनाए हैं, बसावन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो योगदान रहा ये अकबर के समय का योगदान रहा। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा हम और करना चाहेंगे कि अकबर के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र निर्मित किए गए, या कौन कौन से ऐसे धार्मिक ग्रंथ थे या महत्वपूर्ण किताबें थी जिन पर चित्रकारी की गई। ठीक है, तो माने पुस्तकों के ऊपर चित्र बनाए जाते थे। जैसे ये पुस्तक है, ठीक है, सपोज करिए ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक के ऊपर चित्रकारी की जाती थी। तो कौन कौन से ऐसे पुस्तक हैं जिनके ऊपर चित्रकारी की गई है, तो उनकी चर्चा भी हम यहां पर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, और जो फेमस किताबें हैं जो पूछी जा सकती हैं हम उनकी ही चर्चा यहां पर करेंगे। ठीक है, कहा जाता है उसमें जो सबसे फेमस है वो है आपकी रामायण और महाभारत। तीसरी जो है वो बाबर की बाबरनामा है। नोट कर देते हैं हम आपको। देखिए, रामायण की चित्रकारी इन्होंने करवाया, रामायण ग्रंथ की। दूसरा महाभारत, तीसरा लीलावती, चौथा जो है बाबरनामा। आपको याद होगा बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खानखाना ने। और मैं खानखाना के बारे में आपको एक बात बता दूं कि खानखाना एकमात्र ऐसे मनसबदार थे अकबर के समय कि खानखाना ने स्वयं जो है अपना व्यक्तिगत चित्रशाला बनाया था। यानी इन्होंने व्यक्तिगत चित्रशाला का निर्माण किया था। ये एकमात्र मनसबदार थे जिन्होंने व्यक्तिगत चित्रशाला का निर्माण किया था। वैसे तो चित्रशाला अकबर के द्वारा बनाई गई थी, राज्य के अधीन बनाई गई थी, लेकिन एकमात्र कर्मचारी जो कौन है? आपके खानखाना साहब, इन्होंने अपने लिए एक अलग से चित्रशाला का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये किताबें हैं। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा,
ऊपर लिख दे रहे हैं हम लैला मजनू, ये भी इम्पोर्टेंट है, लैला मजनू, इसका भी चित्रांकन किया गया था। तो इतने साहित्य हैं जिनके चित्रों का निर्माण अकबर के समय किया गया। ठीक है, अकबर के समय किया गया। ठीक, तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ आप महाभारत को याद रखिएगा कि अगर ये पूछ ले कि महाभारत का स्पेशली चित्र किसने बनाया था, तो आप जानते हैं कि महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा गया है, रज़्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहा गया और बदायूनी ने इसका फारसी अनुवाद किया था। लेकिन इस रज़्मनामा पर जो चित्र बनाया गया वह मोहम्मद शफीक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद शफीक के द्वारा। अकबर के समय मोहम्मद शफीक ने इस रज़्मनामा के चित्रों का निर्माण किया था और महाभारत का रज़्मनामा में अनुवाद जो किया गया वो बदायूनी के द्वारा किया गया अकबर के समय। ठीक है, तो ये रहा अकबर के समय की चित्रकारी या चित्रकला। अब हम आगे बढ़ते हैं जहांगीर के समय चित्रकला। ठीक है, कि जहांगीर के समय चित्रकला का क्या विकास होता है, उनके समय चित्रकला की क्या कंडीशन थी। ठीक है, अब देखिए मित्रों, कहा जाता है कि जहांगीर के समय ओवरऑल मुगल काल की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर चित्रकला की जो कंडीशन है वो जहांगीर के समय ही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अभी तक जितने भी मुगल बादशाह थे उन सभी बादशाहों ने चित्रकला को सिर्फ संरक्षण दिया था। बात समझ रहे हैं नहीं? यानी राज्य के अधीन चित्रकला को बढ़ाने का प्रयास किया था और उन्होंने सिर्फ जो है चित्रकला में अपना इंटरेस्ट दिखाया था, यानी अपनी उनकी अभिरुचि होने के कारण उन्होंने चित्रकला को विकसित किया। लेकिन जहांगीर के काल में इससे कहीं आगे बढ़कर योगदान हुआ, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण यह था कि जहांगीर के समय अधिकतम योगदान चित्रकला के लिए जो हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि स्वयं जहांगीर एक बेहतर चित्रकार था। न केवल वो बेहतर चित्रकार था बल्कि चित्रों का बेहतर पारखी था, चित्रों का बेहतर पारखी था। अब देखिए हम बात करते हैं, कहा जाता है कि जहांगीर के काल में चित्रकला जहांगीर के काल में चित्रकला, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। पहली बात तो आप ये जानिए कि जहांगीर के काल को चित्रकला का क्या कहा गया है? स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक, तो उसका कारण क्या है भाई? जहांगीर खुद एक बेहतर चित्रकार है, खुद बेहतर चित्रों का पारखी कहिए आप, चित्रों का पारखी या चित्रों का जानकार कहा जाता है कि जहांगीर जब युवराज था तो युवराज ये कहाँ का सूबेदार था? इलाहाबाद का सूबेदार इसे बनाया गया था। और जिस समय ये युवराज था उसी समय इलाहाबाद में इसने क्या किया था? चित्रशाला का निर्माण किया था और बहुत सारे चित्रकारों को अपने अधीन जो है इलाहाबाद में ही चित्रकारी का कार्य इसने क्या किया था? सौंपा था। ठीक है, लेकिन जब ये बादशाह बना तो बादशाह बनने के बाद इसने क्या किया कि चित्रशाला का निर्माण कहाँ किया? आगरा में। इसने बादशाह बनने के बाद चित्रशाला का निर्माण कहाँ किया? आगरा में किया। और इसका अध्यक्ष बनाया किसको? अकारीजा को। यहाँ पर चित्रशाला का जो अध्यक्ष बना देखिए, यहाँ पर जो अध्यक्ष था उसका नाम था अकारीजा। ठीक है, तो आजा माने जब ये बादशाह बने अकबर के बाद, जब जहांगीर बादशाह बनता है तो बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला का क्या किया? निर्माण किया, जिसका अध्यक्ष कौन था? अकारीजा। ठीक है,
तो कहा जाता है कि इसने, जहांगीर ने एक एल्बम बनाया था। हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अकबर और जहांगीर के समय एल्बमों का निर्माण किया गया था, और एल्बम को क्या कहा जाता था? मुरक्का, चित्रों के संग्रह, जिसको एल्बम आप कहते हो, उसे मुगल शब्दावली यानी फारसी शब्दावली में क्या कहा गया? मुरक्का। तो कहा जाता जहांगीर ने अपने समय मुरक्का एक गुलशन चित्रावली, जहांगीर ने अपने समय मुरक्का एक गुलशन चित्रावली, मुरक्का ए गुलशन चित्रावली, मुरक्का ये गुलशन चित्रावली, ये क्या है? ये एल्बम है, चित्रों का संग्रह है, मुरक्का ये गुलशन चित्रावली। ये जहांगीर के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये जहांगीर के द्वारा निर्मित है, ठीक है। मुरक्का ये गुलशन चित्रावली, ये जहांगीर के द्वारा निर्मित किया गया था। और जहांगीर के समय ही एक नई व्यवस्था, एक नई परंपरा हमें दिखाई देती है, ठीक है। कहा जाता है कि जहांगीर के समय चित्रकला में एक नई व्यवस्था, एक नए स्वरूप का आगमन होता है, और जहांगीर के समय ही पशुओं का स्वाभाविक चित्र जो है जहांगीर चित्रकला में शामिल किया गया। यानी इनके समय से पशुओं की चित्रकला को मुगल चित्रकला में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। यानी अब जो है पशुओं के चित्र भी बनने शुरू हुए। जहांगीर के समय जो है, देखिए, जहांगीर के काल में पशुओं का चित्र, बनना शुरू हुआ। यानी कहीं न कहीं चित्रकला को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास जहांगीर के द्वारा किया गया। और इसमें कुछ चित्र ऐसे हैं जो बेहद फेमस है, पूछे जा सकते हैं, उनके नाम आप नोट करिएगा। जिसमें दो नाम ऐसे हैं जो हाथियों के चित्र हैं, यानी दो हाथियों के चित्र हैं, एक लाल रत्न और एक दिलशंकर। ये देखिए, दिलशंकर एक चित्र बना हुआ है, दिलशंकर और लाल रत्न, ये दोनों नाम किसके हैं? हाथी के हैं। ये दो हाथी थे, ये दो क्या थे? हाथी थे, जिनके चित्रों का निर्माण जहांगीर के समय किया गया। इसके बाद एक घोड़ा है, ठीक, जिसका नाम क्या था? दिलपसंद नाम का एक घोड़ा था, और सारंग दिल नाम का एक काला हिरण था। दो और जानवर थे, दिलपसंद और सारंग दिल। दिलपसंद आपका क्या है? घोड़ा है, और सारंग हिल क्या है? ये काला हिरण है। ये जानवर हैं जिनकी चित्रकारी जहांगीर के समय की गई। तो जहांगीर के समय चित्रकला में एक नए स्वरूप का आगमन होता है, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने जानवरों के चित्र भी बनाने शुरू किए। इसमें एक चित्रकार था जिसका नाम है दौलत। कहा जाता है दौलत ने पानी में देखकर, जैसे पानी में आप देखे होंगे कि पानी में कभी कभी आपकी छवि बनती है ना, परछाई, पानी में परछाई आपकी बनती है। तो कहा जाता है कि दौलत चित्रों का इतना बड़ा इतना बेहतर चित्रकार था दौलत, कि वो पानी में चित्रों को देखकर, पानी में जो आपका छवि है, जो आपका फिगर बनता है, उसको देखकर आपके चित्र बनाता था, ठीक है। तो कहा इसके योगदान को आप जरूर याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि दौलत जो चित्रकार है जहांगीर के समय का, ये पानी में छवि को देखकर, चित्र बनाता है। पानी में छवि को देखकर चित्र बनाता है, ठीक है। अच्छा, अन्य चित्रकार कौन कौन से थे जो इनके समय फेमस हैं? उनमें एक नाम आता है, सबसे फेमस जो चित्रकार हैं वो है बिशनदास मंसूर। देखिए, सबसे फेमस चित्रकार इनके समय है बिशनदास और मंसूर। ये दो, जिस तरह हमने बात किया था अभी जो है अकबर के समय कि बसावन और दसवंत अकबर के समय के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उसी तरह बिशनदास
मंसूर, ये जहांगीर के समय के महत्वपूर्ण। एक का नाम और इसमें जोड़ सकते हैं, अबुल हसन का, अबुल हसन, अबुल हसन। ये चार नाम आप याद रखिए, इन्हीं चारों में से आपको फंस जाएगा जब भी पूछेगा। बिशन दास, मंसूर, अबुल हसन, दौलत, ये चार जो है जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। वैसे हैं तो और उस अन्य में आप अगर देखें तो नादिर भी इन्हीं के समय का है, मुराद है, तुलसी है, गोवर्धन है, ये इनके समय के चित्रकार हैं। फारूक बेग है, आपका मनोहर है, आपका माधव है, ये सब जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। कहा जाता है उसमें एक नादिर है, नादिर ने नरगिस का पुष्प बनाया था। नरगिस का पुष्प जो है नादिर के द्वारा ही बनाया गया था, तो कभी कभी उसको भी पूछ सकता है। नादिर का नाम भी यहां नोट कर लीजिए, नादिर, इसने नरगिस का पुष्प, नरगिस का पुष्प, नरगिस का पुष्प बनाया था। अब देखिए, अगर हम जो चर्चा करेंगे वो किन के बारे में चर्चा करेंगे, वो इन तीन चित्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर डिटेल में जाके पूछ सकता है बिशन दास, मंसूर और अबुल हसन के बारे में। और अगर चित्रकारी की बात की जाए तो कहा जाता है कि जहांगीर के समय चित्रकला को आगे ले जाने का जो सबसे बड़ा योगदान रहा, इन्हीं तीनों चित्रकारों का रहा। और जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं, तो हमें अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इन तीनों को अगर पढ़ लेंगे तो हमारे सारे आंसर, सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हम इनके बारे में कर लेते हैं। बिशन दास के बारे में पहले करते हैं, ठीक है। देखिए, बिशन दास, बिशन दास जहांगीर के समय का एक प्रमुख चित्रकार माना जाता है। कहा जाता है कि जहांगीर इस पे जो है बहुत विश्वास करता था, और जहांगीर जो है अपने वैदेशिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इसे कहाँ भेजा था, ईरान के शाह के यहाँ भेजा था। ठीक, आप जानते हैं ईरान के शाह से बादशाहों का, यानी मुगल बादशाहों का जो वैदेशिक संबंध जुड़ा वो आपके हुमायूं के समय जुड़ा था, क्योंकि हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ शरण लिया था। और जहांगीर ने कहीं न कहीं चित्रकला के माध्यम से उन संबंधों को बनाए रखने या मजबूत करने का प्रयास किया। और कहा जाता है इसी बिशन दास को जहांगीर ने ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा था, ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा, ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा। और कहा जाता है यह ईरान के शाह का जो छवि चित्र बनाया, उससे जहांगीर इतना माने प्रभावित हुआ कि जहांगीर ने इसे एक हाथी जहांगीर इसे एक हाथी प्रतीक के रूप में देता है, इसे हाथी प्रतीक स्वरूप दिया, इसे हाथी प्रतीक स्वरूप दिया। किसने दिया? जहांगीर ने। यहां कंफ्यूज मत करिएगा, ये प्रश्न कथन कारण में आया हुआ है, कथन के रूप में दिया हुआ है कि बिशन दास ने ईरान के शाह का चित्र बनाया, ये कथन दिया हुआ है। कारण के रूप में नहीं, सॉरी, कारण दिया हुआ है कि ईरान के शाह का चित्र बिशन दास ने बनाया, और कथन के रूप में दिया है कि ईरान के शाह ने इससे बिशन दास को हाथी प्रतीक स्वरूप दिया था। तो वो गलत हो जाएगा। हाथी प्रतीक स्वरूप दिया था किसने? जहांगीर ने। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मंसूर। मंसूर जानवरों का सबसे बेहतर चित्रकार माना जाता है, ठीक है। और जानवरों की जितनी बेहतर चित्रकारी मंसूर जानता था, शायद ही उतना बेहतर चित्रकार कोई रहा हो, पक्षियों का, जानवरों का, ठीक है। तो मंसूर के बारे में अगर आप देखें तो कहा जाता है कि मंसूर को जहांगीर ने जो उपाधि दिया था, जहांगीर ने इसे उपाधि दिया था, ये पूछा जाता है नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र, अस्र, इसका क्या मतलब होता है? इसका हिंदी मतलब होता है अपने युग का प्रधान चित्रकार, यानी आप कह सकते युग का दुर्लभ चित्रकार। नादिर उल अस्र ये आपका फारसी शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है युग का दुर्लभ, युग का दुर्लभ, आगे आप जोड़ सकते हैं चित्रकार,
युग का दुर्लभ, आगे आप जोड़ सकते हैं चित्रकार, ठीक है। तो ये उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी और यह इसकी काबिलियत पर दिया था जहांगीर ने। कहा जाता है कि मंसूर ने एक चित्र बनाया था जो कश्मीर के जो पुष्प हैं जिनको आप ट्यूलिप गार्डन आजकल कहते हैं ना, कि आपसे पूछा जाता है ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो आप कहते हो कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो कहा जाता है कि फूलों का चित्र, कश्मीर के फूलों का चित्र किसने बनाया था, आपके माने मंसूर ने बनाया था। इसके साथ साथ कुछ और चित्र हैं जो बड़े फेमस है। एक बंगाल का चित्र, नंबर 1 बंगाल का चित्र। दूसरा चित्र इसका है नीलगाय का चित्र, नीलगाय का चित्र, नीलगाय का चित्र। तीसरा आप लिख लीजिए ट्यूलिप, ट्यूलिप का चित्र। ये भी, इसको कोष्टक में आप ये भी लिख लीजिएगा कश्मीर के फूलों का चित्र, क्योंकि ये ट्यूलिप कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में। कश्मीर के फूलों का चित्र, कश्मीर के फूलों का चित्र, ठीक है। ये मंसूर के बड़े इंपॉर्टेंट चित्र हैं, इनको पूछा जा सकता है। एक और लिख लीजिएगा जेब्रा, जेब्रा घोड़ा होता है ना जिसपे धारीदार, उसके शरीर पे धारियां बनी होती हैं, सफेद, ब्लैक और सफेद का कॉम्बिनेशन होता है जेब्रा, ठीक, आप बचपन में पढ़ते होंगे। कहते हैं जेब्रा घोड़े का चित्र भी इसी के द्वारा बनाया गया है। जेब्रा घोड़ा, जेब्रा घोड़े का चित्र, जेब्रा घोड़े का चित्र भी आपके मंसूर के द्वारा बनाया गया है, ठीक। और मंसूर जो है खास तौर से जहांगीर के समय का सबसे बेहतर जानकार चित्र है। खास तौर से इसे अगर आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए कि पक्षियों एवं फूलों का चित्रकार कौन था, तो आप कहेंगे मंसूर। पक्षी और फूलों का सबसे बेहतरीन चित्रकार कौन है, ठीक है, मंसूर है, ठीक। मंसूर जो है इन दो माने जो इसका विषय था, इसके चित्रों का जो विषय है उसमें खासियत होती थी पक्षियों की और फूलों की, इन दो चीजों का बेहतरीन चित्रकार माना जाता है किसको, मंसूर को। अच्छा, जहांगीर के समय का ही जो अगला चित्रकार है वो है अबुल हसन, अबुल हसन। अबुल हसन, देखिए ये भी जहांगीर के समय का ही चित्रकार है अबुल हसन। कहा जाता है कि अबुल हसन महान व्यक्ति चित्रकार था। व्यक्ति चित्रकार माने समझते हैं, इस देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं फिर आप समझिए। इसे महान व्यक्ति चित्रकार कहा गया है। इसे महान व्यक्ति चित्रकार कहा गया है। व्यक्ति चित्रकार का क्या मतलब है कि यह व्यक्तियों का चित्र बनाने के लिए फेमस था, आदमियों का चित्र बनाने के लिए फेमस था। कौन, अबुल हसन। और यह इतना बेहतर चित्र बनाता था, कहा जाता है कि जहांगीर इससे खुश होकर इसे नादिरुल जमा की उपाधि देता है। इसकी जो उपाधि है जहांगीर के द्वारा क्या दी गई, जहांगीर इसे जो है नादिरुल जमा की उपाधि देता है। नादिर उल जमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर 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 याद रखिएगा बच्चों कि नादिरुल जमा की उपाधि ये पूछी गई है। आप स्टेट कमीशन के पेपर को उठाइए, वहां पर कई जगह आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि जहांगीर ने अबुल हसन से ही अपनी आत्मकथा का चित्र निर्मित कराया था। अगर चित्रों की बात करें कि अबुल हसन ने कौन कौन से चित्र बनाए थे, तो ये जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा और सेंटपाल का चित्र, सेंटपाल का चित्र। ये देखिए ये दो चित्र अबुल हसन द्वारा बनाए गए हैं। इसमें जहांगीर की जो आत्मकथा है उसे क्या कहते हैं आप,
तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। आप जानते हैं कि मुगल बादशाहों में दो ऐसे बादशाह थे, एक बाबर और दूसरा आपका जहांगीर। दो ऐसे बादशाह जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। लेकिन अंतर यह है कि बाबरनामा जो लिखी गई बाबर के द्वारा वो तुर्की भाषा में है, और जहांगीर ने जो आत्मकथा लिखी है तुजुक ए जहांगीरी, ये फारसी भाषा में है, ठीक है। कहते हैं कि अबुल हसन की काबिलियत सबसे स्पष्ट तब दिखाई दी जब अबुल हसन ने जहांगीर के स्वप्न का चित्र बनाया। देखिए, बहुत मैंने समझने की कोशिश करिए, जहांगीर के स्वप्न का चित्र बनाया था इसने। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह जहांगीर के स्वप्न का चित्र कैसे बनाया। जहांगीर के स्वप्न का चित्र इसने अबुल हसन ने कैसे बनाया? तो बच्चों, स्वप्न जो जहांगीर ने देखा था उसमें यह देखा था इन्होंने देखा कि ये ईरान के शाह के यहाँ गए हुए हैं, और ईरान के शाह ने स्वागत स्वरूप इनको क्या किया, गले लगाया हुआ है। तो ये स्वप्न देख रहे थे कौन, जहांगीर। और इसी स्वप्न को चित्रकला के माध्यम से अबुल हसन ने क्या किया, एक चित्र के रूप में उतार दिया। तो उसी चित्र को जहांगीर के स्वप्न का चित्र कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं कि जहांगीर के समय जो है इन महान चित्रकारों के अतिरिक्त एक महिला चित्रकार थी, मुझे लगता है कि आपको उसका नाम याद होना चाहिए। उसका नाम था नादिरा बानो। मैं लिख दे रहा हूं, नादिरा बानो। नादिरा बानो ये महिला चित्रकार थी जो किसके समय थी, जहांगीर के समय। ये जहांगीर के समय की महिला चित्रकार है मित्रों। तो जहांगीर की जो खासियत थी चित्रकला को लेकर, वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जहांगीर ने ही कहीं न कहीं चित्रकला को सबसे विकसित होने का अवसर दिया। कहा जाता है कि जहांगीर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। आप ये पढ़ेंगे, एक टॉपिक ये भी है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में आया तो कहा जाता है कि सर टॉमस रो भी बेहतर जानकार था चित्रों का। ये आया था 1615 में। कहते हैं कि सर टॉमस रो जब आया तो वो कुछ चित्रों को लेकर आया था, और जब उन चित्रों को जहांगीर के सामने उसने रखा तो कहा जाता है कि जहांगीर ने उन्हीं चित्रों की अनुकृति बनवाई, उनकी नकल बनवाई, और उसने सर टॉमस रो को कहा कि आपके माने इन चित्रों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन असली है, कौन नकली है, और कौन सा चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो कहा जाता है कि जहांगीर जब उन चित्रों के बीच माने सारे चित्रों को माने मिलाया गया, तो जहांगीर ने जब उन चित्रों का विवरण दिया तो सर टॉमस रो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, आप सही हैं, आप चित्रकार हैं, बेहतर जानकार हैं चित्रों का। जबकि असलियत ये थी कि वहाँ जहांगीर फेल हुए थे, और सर टॉमस रो ने जहांगीर की बात को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वह व्यापारिक विशेषता लेने आया था और इंग्लैंड से आया हुआ था। उसका मूल उद्देश्य था आर्थिक लाभ अर्जित करना इन बादशाहों से। तो वह उनको खुश करने के लिए जहांगीर की बात को क्या करता है, सहमत प्रदान कर देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हमने किया वो जहांगीर के समय की हैं। आप अगर अन्य चित्रकारों को देखना होगा तो किताबों में आप पा जाएंगे अन्य चित्रकारों के नाम जहांगीर के। उसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फारूक बेग हो गए, नादिर हो गए, मनोहर हो गए, गोवर्धन हो गए, आपके माधव हो गए, ये मुराद हो गए, तुलसी हो गए। ये जहांगीर के अन्य चित्रकार हैं जो जहांगीर के समय रहे, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब जहांगीर का काल गया तो जहांगीर के काल के बाद चित्रकला का अवसान होना शुरू हुआ, लेकिन शाहजहां ने उस चीज को बनाए रखने का प्रयास अपने स्तर पर किया। तो शाहजहां के समय थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं चित्रकला को। देखिए, कहा जाता है कि शाहजहां भी एक बेहतर चित्रकार, माने शाहजहां के समय, शाहजहां के काल में भी चित्रकला विकसित हुई, और शाहजहां की चित्रकला में रुचि को हम इस तरह देख सकते हैं कि कहा जाता है कि जब जहांगीर के समय ये शाहजहां सूबेदार था, इसका नाम खुर्रम था, ये जहांगीर का बेटा है, इसका नाम क्या था, खुर्रम। कहा जाता है कि खुर्रम की भी चित्रकला में अभिरुचि थी, और इसको हम इस बात से जान सकते हैं कि जब कोई भी चित्र बनता था तो राज दरबार में जहांगीर के पास जाने से पहले वह चित्र खुर्रम के पास से गुजरता था। सबसे पहले उसको कौन देखता था, खुर्रम देखता था। तो इससे यह लगता है कि नहीं, खुर्रम भी चित्रकला का जानकार था और वह भी चित्रकला में इंटरेस्ट रखता था।
तो कहा जाता है कि इनके समय चित्रकला में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? तो परिवर्तन के तौर पर अगर हम देखें तो चित्रकला में कृत्रिमता आ जाती है। चित्रकला में कृत्रिमता, कृत्रिमता माने समझ रहे हैं ना, सजावट, भड़काऊपन। चित्रकला में कृत्रिमता आ गई, कृत्रिमता एवं भड़काऊपन। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चित्र शाहजहां बनवाएगा जिसमें वह सोने का वस्त्र पहने हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कृत्रिमता ही तो हुई, आर्टिफिशियल चित्र, यानी कहीं ना कहीं आप प्रकृति से दूर हट रहे हैं। तो चित्रों में तड़क भड़क कृत्रिमता दिखाई देगी। सोने का मुकुट पहने हुए दिखाया जाएगा, पीछे जो है भव्य एक गोला दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये शाहजहां के समय दिखाई देता है। कहा जाता है कि इनके समय अगर चित्रों को देखेंगे तो चित्रों में दरबारी चित्र भी है एवं उसके साथ साथ कुछ ऐसे चित्र हैं जिनमें सोने की धातुओं को प्रधानता दी गई है। जो चित्र हैं उनमें जो वस्त्र दिखाए गए हैं वो सामान्य रूप से सोने के बने हुए वस्त्रों को दिखाया गया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सोने के वस्त्रों का निर्माण, सोने के वस्त्रों का निर्माण। ठीक है, दूसरी तीसरी बात, कहा जाता है इनके समय केवल दरबारी चित्रों का ही निर्माण हुआ है। दरबारी चित्रों का निर्माण हुआ है। चित्रों में भव्यता दिखाई देती है, चित्रों में भव्यता है, चित्रों में भव्यता का समावेश है, चित्रों में भव्यता का समावेश किया गया है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हमें माने शाहजहां के काल में चित्रकला के रूप में दिखाई देती है। कहा जाता है कि शाहजहां के समय चित्रशाला का जो प्रमुख था, चित्रशाला का प्रमुख कौन था? फकीरुल्लाह। फकीरुल्लाह ये शाहजहां के समय का प्रमुख चित्रकार भी है और उसके समय चित्रशाला का प्रमुख भी था। लेकिन कुछ चित्रकार और भी हैं शाहजहां के समय, जैसे अनूप है, मुरार है, हाशिम है। इनके नाम भी नोट कर लीजिए आप जो है, अनूप, मुरार, हाशिम, ये अन्य चित्रकार हैं शाहजहां के समय। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो शाहजहां के समय भी चित्रकला कुछ स्तर तक क्या रही, बनी रही। और सर्वाधिक जो छवि चित्र हैं वो शाहजहां के समय ही बने हैं। सर्वाधिक छवि चित्र जो है वो किसके समय बने? शाहजहां के समय सर्वाधिक छवि चित्र। लेकिन सबसे ज्यादा छवि चित्र माने सबसे प्रचलित कब हुए? ये जहांगीर के समय। लेकिन संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कब बने? शाहजहां के समय बने। ठीक, तो इस तरह अगर हम देखें तो हुमायूं के दौर से जो चित्रकला मुगल बादशाहों ने शुरू किया वह हमें कहीं न कहीं शाहजहां के समय तक अपने अस्तित्व में ही नहीं, आप कह सकते हैं कि एक मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि शाहजहां के बाद जब जिंदा पीर का दौर आया, जिंदा पीर माने औरंगजेब, तो औरंगजेब के समय जो है चित्रकला जो है वो पूरी तरह क्या होने लगी? अवसान में जाने लगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि औरंगजेब ने अपने उत्तराधिकार के युद्ध में चूंकि दारा शिकोह की उसने हत्या किया था, तो मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए, ऐसे मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए जो कट्टर मुसलमान थे, वह तुष्टीकरण की नीति अपनाता है। तुष्टीकरण की नीति फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनाया था और मेंस में आपको बखूबी मैं इस बात को समझाऊंगा कि तुष्टीकरण की नीति होती क्या है। वर्तमान सरकार भी कई जगह अब तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, वहां भी हम बात करेंगे। तो इतिहास पढ़ने का मजा तभी आता है जब इतिहास को वर्तमान से जोड़ा जाए कि वर्तमान गवर्नर में, वर्तमान जो आपकी गवर्निंग बॉडी है उसमें वो लक्षण कहाँ से दिखाई देते हैं जिसको आप इतिहास में पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो इतिहास की उपयोगिता सिद्ध होती है, क्योंकि अगर आपसे कोई कह दे कि इतिहास का
उपयोग क्या है, क्यों इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। तो इतिहास का उपयोग ही जब आप नहीं जानोगे तो आप कैसे उसका महत्व बता सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो प्राचीन लक्षण हमारे इतिहास के हैं वो वर्तमान में कहाँ दिखाई देते हैं, या वर्तमान की राजनीति, वर्तमान का धर्म, कल्चर, समाज वह अपने प्राचीन परंपराओं को किस तरह से वर्तमान में मानक बना रहा है, उनमें क्या कोरिलेशन है, क्या उनकी संकल्पना है, क्या परिवर्तन है, क्या निरंतरता है, ये सारी चीजों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब जब आया तो औरंगजेब ने तुष्टीकरण की नीति अपनाया। उसने कहा कि हम चित्रकला या संगीत या नृत्य जैसी संकल्पनाओं को जमीन के इतना नीचे जमींदोज कर देंगे कि कई पीढ़ियों तक वह उभर नहीं पाएंगी। और ऐसा उसने किया भी। क्यों? इसलिए क्योंकि शुरू में हमने आपको बताया था कि चित्रकला जो है कुरान की मान्यता के क्या है, विरुद्ध है, इस्लाम की मान्यता के विरुद्ध है। इस्लाम चित्रकला को अनुमति नहीं देता। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने को एक कट्टर मुसलमान के रूप में लोगों के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। उस कट्टरता को दिखाने के लिए उसने चित्रकला को क्या कर दिया, प्रतिबंधित किया। कहा जाता है कि अकबर के मकबरे में भी चित्रकारी की गई थी। उसकी दोनों तरफ दीवालों पे चित्रकारी की गई थी। उसको पूरी तरह क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो जहां जहां पर चित्रकारी थी उसको पूरी तरह क्या करता है, नष्ट कर देता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा योगदान रहा, कहते मुगल काल में जब दरबारी चित्रकला समाप्त हुई, यानी चित्रकला राज्य के अधीन जो विकसित हो रही थी, जब यह चित्रकला नष्ट हो गई तो क्षेत्रीय चित्रकलाओं का जन्म होना शुरू हुआ। राज्य यानी प्रांतीय चित्रकलाओं का जन्म होना शुरू होता है। जो आप पढ़ते हैं ना, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, ठीक, ये चित्रकला की शैलियां हैं कि नहीं है। मधुबनी चित्रकला जो आप पढ़ते हैं, या मिथिला चित्रकला, जो प्रांतीय चित्रकलाओं का जन्म होता है वो जहांगीर के बाद ही होता है। क्योंकि अभी तक जो चित्रकला थी वो केंद्रीय राज सत्ता द्वारा पोषित हो रही थी, यानी मुगल बादशाह द्वारा वो संचालित हो रही थी। लेकिन जब मुगल बादशाह ने उसको संरक्षण देना बंद कर दिया तो जो चित्रकार मुगल राज दरबार से जुड़े हुए थे, यानी जो चित्रकारी पर अपना जीवन पूरा व्यतीत कर रहे थे, वो धीरे धीरे राज दरबार को छोड़कर प्रांतों की तरफ जाना क्या हुए, शुरू हुए। जिसके कारण से प्रांतीय चित्र शैलियों का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक, चाहे उसको मारवाड़ शैली कहिए, किशनगढ़ शैली कहिए, बूंदी शैली कहिए, मधुबनी शैली कहिए, बहुत सी ऐसी चित्र शैलियां जो है जन्म लेती हैं, जो आपके सिलेबस में है भी। ठीक है, समय मिलेगा तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। अब देखिए, कहा जाता है कि इस तरह अगर हम देखें तो मुगल बादशाहों ने चित्रकला के माध्यम से एक अपना महान योगदान कला के निर्माण में दिया है, और ये बड़ा सराहनीय योगदान उनका माना जा सकता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें मुगल चित्रकला आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। अब अगली क्लास हम नए टॉपिक के साथ नए सिरे से शुरू करेंगे मित्रों।